ओके, हाँ, अगर कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि यू कैन सी द स्क्रीन एंड यू कैन हियर मी एज वेल सो दैट वी कैन स्टार्ट। जी जुनैर, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, आपकी स्क्रीन भी आ रही है, आपकी आवाज़ भी आ रही है। सॉरी। अच्छा, हाँ, लास्ट टाइम, अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ रहा, हम बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस की। और उसके बाद जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था वो पढ़ा दिया था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज व्हेन लेंसेज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट। अच्छा, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कांटेक्ट के लिए पहली बात तो ये कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का उसूल ध्यान में रहना चाहिए कि इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट लेंस विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। अब क्योंकि डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, लिहाजा जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको अलबत्ता जरूर बता दूंगा। देखिए, फर्ज करें हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, कुछ इस तरह। देखिए, ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। मैं इस लेंस को 1 कह रहा हूं तो मैंने इसको नाम दे दिया L1 का। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लाके रखूं, मैं अपनी सहूलत के लिए ऑब्जेक्ट को जो है ना एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूँ। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ लाकर मैंने रख दिया। अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो एक कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनाने के लिए मुझे कितनी रेस की नीड होगी? मुझे 2 रेस की नीड होगी। तो मैंने एक काम किया, मैंने पहली रे वो ली जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो वो तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के अक्रॉस। आप एग्री करेंगे कि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। दूसरी रे मैंने ये वाली कंसीडर की। अच्छा, मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस के बाहर रखा हुआ है, तो एक रियल इमेज बनना चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि अगर फर्ज कर लें ये रे जो है वो फोकस से पास होती, तो आप ये कहते हैं ये पैरेलल बन जाएगी। अब ये रे फोकस से पास नहीं हो रही, तो ये स्टैंडर्ड रे नहीं है। बेसिकली स्टैंडर्ड रे 3 थी। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो स्ट्रेट चली जाएगी, जैसे कि मैंने पहली रे बनाई। दूसरी वो थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल कन्वर्ज एट प्रिंसिपल फोकस। तीसरी वो थी जो फोकस से पास होगी और फिर पैरेलल बन जाएगी। अब अगर आप इस ग्रीन रे को देखें तो ये तीनों में से कोई भी नहीं है। तो अब इसको कंप्लीट कैसे करें? तो हमें मालूम है इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। ये रे को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो मैंने इस रे को कन्वर्ज किया, लेट से यहां पर। जिस जगह पर दो रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहां इमेज बन जाता है। तो इमेज जो है वो यहां कहीं पे बन जाएगा। ठीक। अब अगर मैं इसके लिए थोड़ी सी जो है वो कैलिब्रेशन करूं कि कौन सा डिस्टेंस जो है वो बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, पहली चीज, ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस हमारे लिए कहलाता है क्या? P1। ठीक। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे लिए कहलाएगा क्या? Q1। ये सब कुछ हमने पहले लेंस के लिए किया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक दूसरा लेंस लेता हूं। फर्ज करें दूसरा लेंस मैंने यहां पे लाके रखा, तो ये तो बन जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज व्हेन लेंसेज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। पहले लेंस का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर वो उसका इमेज बनाता रहेगा। इस दफा मैं डिफरेंट काम कर रहा हूं। मैं डिफरेंट काम क्या कर रहा हूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट, इस लेंस को पहले लेंस के साथ कांटेक्ट में लाके रख देता हूं। जैसे ही मैंने इस लेंस को पहले लेंस के साथ कांटेक्ट में लाके रखा, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए ये जो रेड वाला इमेज है क्या ये बनेगा या ये नहीं बनेगा? आपने सिर्फ मुझे इतनी सी बात बतानी है जब तक मैं लेंसेज जो है वो पूरे कर दूं अपने। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जैसे ही मैंने लेंस को कांटेक्ट में लाके रखा, वो जो रेड वाला इमेज बन रहा था, क्या वो रेड वाला इमेज बनता रहेगा या वो रेड वाला इमेज नहीं बनेगा?
कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं कर रहा, कॉमन सेंस यूज करें। पहले लेंस ने इमेज बनाया रेड वाला। चले अब बच्चों ने हाथ उठा लिया जी जुनैरा। जी सर, इमेज बनेगा। इमेज बनेगा, ठीक है। और अली मोहम्मद नासिर क्या कहते हैं? सर इमेज नहीं बनेगा क्योंकि अगले लेंस से उसका ऑप्टिकल सेट थोड़ा आगे, तो दो कन्वर्जन होगी, दो सही, कन्वर्जेंस हो। बिल्कुल ठीक। देखिए अली मोहम्मद नासिर ये कहते हैं कि सर पहला इमेज बन रहा था, लेकिन जैसे ही आपने लेंस को पहले लेंस के साथ कांटेक्ट में रखा तो दोनों लेंस लाइट को कन्वर्ज करेंगे। तो वो रे जो पहले ग्रीन रे स्ट्रेट जा रही थी, वो फर्दर कन्वर्ज होगी और अब कुछ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। यानी वो इमेज जो रेड पर बन रहा था वो नहीं बनेगा। और वो क्यों नहीं बनेगा? वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जैसे आप लेंस लाके रखेंगे दूसरा लेंस भी लाइट को कन्वर्ज करेगा। नतीजा क्या निकलेगा कि जो रे आपके पास होगी, मैं इसको डॉटेड कर देता हूं, मैं इसको डॉटेड कर देता हूं। और अब यहीं से सारी बातें सुन लें। हमारा मानना क्या है, पहले लेंस का इमेज दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट है। अब ये जो रेड वाला इमेज है ये तो बनेगा ही नहीं, लिहाजा ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट तो कहलाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर मैं दूसरे लेंस को डिस्टेंस पे रखता तो रेड वाला इमेज एग्जिस्ट करता और दूसरे लेंस के लिए रियल इमेज ऑब्जेक्ट कहलाता। जैसे मैंने पहले लेंस को दूसरे लेंस को पहले के साथ कांटेक्ट में रखा, रेड वाला इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हम थ्योरी में क्या कहते थे कि पहले लेंस का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट है, तो ये जो इमेज है ये दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लिहाजा अब अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं तो ये डिस्टेंस मेरे पास कहलाएगा P2, ठीक। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस मेरे लिए कहलाएगा क्या? Q2, ठीक। फिर आप क्या करते थे? आप दोनों लेंसेस के ऊपर थिननेस फॉर्मूला अप्लाई करते थे। कैसे? अगर मैं कहूं ये वाला लेंस जो है वो 2 है, तो आपने कहा पहले लेंस के ऊपर थिननेस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा? मैं 1/f1 इक्वल 1/p1 प्लस 1/q1। अगर आप दूसरे लेंस के ऊपर थिननेस फॉर्मूला अप्लाई करें तो 1/f2 इक्वल 1/p2 प्लस 1/q2। फिर हम एक काम करते थे, ये जो लेंसेज होते हैं शायद आपके जहनों में हो, ये लेंस आपके पास थिन लेंसेज होते थे। इनके थिन होने का क्या मतलब है? अगर मैं O1 से O2 का डिस्टेंस निकाल लूं तो व्हाट डू यू थिंक, विल इट बी अ वेरी लार्ज वैल्यू और इट विल बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू? मैं बनाता बड़ा हूं ताकि मैं बात समझा सकूं। अगर लेंसेज थिन है तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो O1 से O2 का डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फर्स्ट लेंस टू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ सेकंड लेंस, should it be a very large distance or it should be a small distance? सर जी सुने, स्मॉल डिस्टेंस हो, स्मॉल स्मॉल। अच्छा डिस्टेंस। बिल्कुल सही। ये बता दे वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली बात आपको समझ में आई कि वो इमेज वर्चुअल होगा, आपने रियल कहा था असल में? जी जी, बस समझ रहा हूँ। ठीक। अच्छा ये जो O1 O2 है ना ये स्मॉल है, लिहाजा हमने कहा कि बजाय इसके कि हम मेजरमेंट दो अलग अलग रेफरेंसेस से करें, क्योंकि आधी मेजरमेंट O1 से हुई है और आधी O2 से हुई है, हमने एक नया रेफरेंस बनाया। मैं नए रेफरेंस का कलर ऐसा ले लेता हूँ कि वो अलग ही नजर आ जाए। ये जो मैंने एक गंदा सा पिंक कलर ले लिया, मैंने इसको अपना जो है वो रेफरेंस मान लिया। जैसे आप इसको रेफरेंस मानेंगे तो आप गौर करेंगे होगा क्या? P2 की वैल्यू अब यहां तक हो जाएगी, Q2 की वैल्यू यहां तक हो जाएगी, P1 की वैल्यू यहां तक हो जाएगी। ठीक है। ऐसा करने का फायदा क्या होगा? ऐसा करने का फायदा ये होगा जो P2 है वो बराबर हो जाएगा किसके? Q1 के। और P2 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। हमारे जहनों में साइन कन्वेंशन होनी चाहिए कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप नेगेटिव लेते हैं। तो अब मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/f2 इक्वल 1/-q1 प्लस 1/q2। अब एक स्टेप आगे बढ़े। देखिए जो ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर को तो सिर्फ ऑब्जेक्ट का पता चलेगा यानी ग्रीन वाला, और ऑब्जर्वर को सिर्फ इमेज का पता चलेगा ये जो पिंक डॉट है। उसे तो इंटरमीडिएट इमेज नजर ही नहीं आता। लिहाजा डिस्टेंसेस में मैं P को सिर्फ क्या मान रहा हूं? P1 को सिर्फ क्या मान लेता हूं? P।
और आपकी आसानी के लिए काम करता हूँ, थोड़ी सी डायग्राम जो है वो बेहतर रहेगी। इसको P मान लेता हूँ और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे लिए सिर्फ क्या कहलाएगा, Q। क्योंकि ऑब्जर्वर को 1 और 2 का तो फर्क पता ही नहीं चलना। ऑब्जर्वर तो कहेगा ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज P, इमेज डिस्टेंस इज Q। तो इक्वेशन में और क्या चेंज आएगी, ये 1 ओवर F1 इक्वल 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q1 हो जाएगा। और ये वाली जो इक्वेशन है 1 ओवर F2 इज माइनस 1 ओवर Q1 प्लस 1 ओवर Q हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास 1 ओवर F1 प्लस 1 ओवर F2, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा। राइट में आप देख रहे हैं कि एक में 1 ओवर Q1 है और एक में माइनस 1 ओवर Q1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q बन जाएगा। फिर आप कहते क्या थे, आप ये कहते थे कि इन दोनों लेंसेज के का कंबाइन इफेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट P पर है, इमेज Q पर है। अगर मैं कोई एक भी लेंस हटा दूं तो क्या होगा, क्या इमेज Q पर बनेगा या नहीं बनेगा, सिर्फ हाँ या ना में कोई अगर एक बच्चा जवाब दे दे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। दोनों लेंसेज का कंबाइन इफेक्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट P, image is forming at Q. My question is, if I remove any one of the two lenses, will the image be forming at Q or it will not be forming at Q? जी जी, अली मोहम्मद नासिर। नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा। और जी जुनैरा। जी जी सर, नहीं बनेगा वहाँ पे। ठीक है, इमेज जो है वो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों लेंसेज का इक्विवेलेंट लाना चाहूं तो मेरे नजदीक इक्विवेलेंट लेंस का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट लेंस का मतलब एक ऐसा लेंस है कि अगर ऑब्जेक्ट P पर है तो इमेज Q पर बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं डायग्राम जल्दी से ग्राफ स्केच बना दूं कि मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस P पे रखा तो इमेज कहां पर बना, डिस्टेंस Q पर। एक ऐसा लेंस जो वही कन्वर्जिंग एबिलिटी रखता हो जो दोनों लेंसेज मिलके दे रहे थे वो कहलाएगा इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस के लिए मैं कहूंगा 1 ओवर F इक्वल 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप 1 और 2 को इक्वेट कर दें, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड सेम है 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q, तो आप एग्री करेंगे मेरे पास रिजल्ट से भी आ जाएगा 1 ओवर F इक्वल 1 ओवर F1 प्लस 1 ओवर F2। क्या मतलब हुआ, when two lenses are placed in contact, the reciprocal of equivalent focal length is equal to the sum of reciprocals of individual focal lengths। पहली बात तो ये हो गई। अब ये जो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है इसको नाम दिया जाता है क्या, पावर ऑफ लेंस। किसी भी लेंस की लाइट को कन्वर्ज इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्ज इन केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस की जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को पावर कहा जाता है। कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक लेंस है, फर्स्ट करें मेरे पास ये जो है वो एक लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर फर्स्ट करें मैं आपको 3 केसेस बताऊं, एक लेंस ने रे को यहां पर कन्वर्ज किया, एक लेंस ने इसी रे को यहां कन्वर्ज किया और एक लेंस ने इसी रे को यहां कन्वर्ज किया। क्या मुझे बता सकते हैं कौन सा लेंस लाइट को सबसे ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, रेड, ब्लू, ग्रीन? आज क्लास में चले, आज मुंता भी क्लास में मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं। जी जी मुंता। सर रेड। रेड सर। बिल्कुल सही, रेड ने जो है वो लाइट को जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो कन्वर्ज किया है।
आप एक चीज और नोट करेंगे, ग्रीन की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है, ग्रीन की फोकल लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है, और रेड की फोकल लेंथ सबसे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज्यादा है, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है उसकी पावर कम है। तभी तो हमने कहा कि पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब ये जो ऊपर फॉर्मूला है 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2, आप इसको क्या कह सकते हैं, पावर ऑफ अ लेंस इज P1 प्लस P2। पावर ऑफ अ लेंस इज सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज, ठीक है। हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में ये बातें जो है वो याद होनी चाहिए कि जब आप दो लेंसेज को कांटेक्ट में रखेंगे तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो 1/f1 प्लस 1/f2 से निकलेगी, और जो इक्विवेलेंट पावर है वो डायरेक्ट सम से निकलेगी। साइन कन्वेंशन याद रखनी है कि अगर आपके पास लेंस कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और अगर आपके पास कॉनकेव है तो नेगेटिव है। एंड सेम इज द रूल फॉर पावर एज वेल। अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो पावर पॉजिटिव होगी, लेंस कॉनकेव है तो पावर जो है वो नेगेटिव होगी, ठीक। अब अगर यहां तक किसी के जहन में जो है वो कोई कंफ्यूजन है, अब आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जली मोहम्मद नासिर। सर आपने इस रेड डॉट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट का है, तो अगर बिल्कुल। मैं इन दोनों लेंस के पीछे देखना चाहूँ तो मुझे दोनों दिखेंगे, वर्चुअल और रियल, या फिर सिर्फ रियल दिखेगा? नहीं नहीं, देखें, इवन अगर ये ऑब्जेक्ट रियल भी होता है ना तब भी आप इसे नहीं देख पाते। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज में जो ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, ऑब्जर्वर के अंदर, क्योंकि आई के अंदर टेंडेंसी, चले मैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर दूं। याद है आप जो है वो अब मेरे ख्याल से आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिकल नहीं किया होगा, क्योंकि ह्यूमन आई के अंदर ये टेंडेंसी मौजूद होती है कि वो वर्चुअल इमेज देख लेती है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन आई के अंदर ये टेंडेंसी होती है वो वर्चुअल इमेज देख लेती है, लेकिन उस वक्त जबकि वो फॉर्म हो रहा हो, ये वाला इमेज तो बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि रेस कन्वर्ज हो जाएंगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि ऐसा होता है, एक लेंस होता, ये इसका वर्चुअल इमेज होता, और फिर मैं यहाँ दूसरा लेंस रखता, तो मैं इस वर्चुअल इमेज को बिल्कुल देख पाता, ठीक है। लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो आप देख नहीं पाएंगे। ऑब्जर्वर को सिर्फ क्या नजर आएगा, ये जो पिंक वाला डॉट है ना, सिर्फ ये नजर आएगा, ठीक है। अच्छा। चले मैं आसान करता हूँ। आपने से किसी बच्चे ने कभी कोई ऐसा केस एक्सपीरियंस किया है कि आपकी आंखों के आगे 2-3 लेंसेज रखे हुए हों? अगर कोई बच्चा जो है वो बता सके। जी मुंता। सर किया है। कब? सब जब हमारी आंखें, सर आई साइट चेक हो रही थी जब। बिल्कुल। देखिए, जब आप अपनी आईसाइट जो है वो टेस्ट करवाते हैं तो उसके वो दो तरीके होते हैं। एक तो बड़ा ही वो इंग्लिश मेथड है कि आप एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठेंगे, 2 क्लिकिंग साउंड सुनाई देगी और आपको आपकी पावर ऑफ लेंस पता चल जाएगी। दूसरा जो है वो बड़ा कन्वेंशनल सा वे है कि वो एक गैजेट नुमा फ्रेम आपको पहनाया जाएगा, आंख के आगे 3-4 लेंसेज रखे जाएंगे, सामने रखा हुआ आप एक टेबल या चार्ट जो है वो पढ़ेंगे। अगर फर्स्ट कर ले, मैं अपनी बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी आईसाइट टेस्ट करवाई तो लेफ्ट आई के आगे 5 लेंसेज रखे गए, राइट के आगे 6 रखे गए, लेकिन जो ग्लासेस में पहना हुआ उसमें तो लेफ्ट और राइट पे एक एक लेंस लगा हुआ है। उस ऑप्टिशियन ने क्या किया होगा, उस ऑप्टिशियन ने उन 6 लेंसेज का इक्विवेलेंट लगा दिया। अब सिर्फ बता इससे रहा हूं कि जब वो 6 लेंसेज लगाता है तो क्या आपको 6 इमेजेस नजर आते हैं? नहीं, इमेज तो आप एक ही देखते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में जो ऑब्जर्वर होगा उसे इंटरमीडिएट इमेज तो कभी नजर ही नहीं आनी, उसे इंटरमीडिएट नजर नहीं आएगी। ये इंटरमीडिएट तो आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में नजर नहीं आती। आप सारे एमकेट के स्टूडेंट हैं, आपने शायद कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो इस्तेमाल किया हो। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्लाइड देखते हैं या आप उसका इमेज देखते हैं, वो इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाता है वो आपको नजर नहीं आता। हाँ, अली मोहम्मद नासिर, कुछ बात वाज़ेह हो रही है? हाँ ठीक है, आपने माइक्रोस्कोप एग्जांपल लिया, मैं समझ गया। चले ठीक, क्योंकि इंटरमीडिएट इमेज ऑब्जर्वर कभी भी नहीं देख पाता। अच्छा, अब अगर आप कोई बातें समझ में आ गई, आपको जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज समझ में आते हैं, तो हमें जो है वो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे थिन लेंस फॉर्मूला के या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के। अगर अगर फॉर्मूला क्वेश्चन जो है वो मुझे फौरन मिल गए तो हम बिल्कुल जो है वो सॉल्व करेंगे।
अच्छा टोटल जो है वो 4 न्यूमेरिकल है। हम देख लेते हैं हम कितने अभी सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई सॉल्व ना कराऊं तो वो आप समझें कि वो आपका जो है वो प्रैक्टिस वर्क हो जाएगा। आप घर में जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन जो है वो थोड़े से अरेंज कर दूं। चलो अब मेरे ख्याल से हम जो है वो इस पोजीशन में है कि हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अच्छा थिन लेंस फॉर्मूला की जो न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इन तमाम न्यूमेरिकल में जो एक थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपको जो है वो फ्रैक्शन सॉल्व करनी पड़ेंगे। अच्छा इन फ्रैक्शन को सॉल्व करने का जो है वो एक तरीका हमारे पास क्या होता है कि मैं 3 तरीके होते हैं। एक जो है वो कैलकुलेटर के बगैर जो है वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। 2 पॉसिबल होंगे तो वो 2 मैं आपको बता दूंगा, तीसरे का सिर्फ जिक्र कर दूंगा अगर आप इस सवाल को पढ़ें। अच्छा इन तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात, जब कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है तो एक क्वांटिटी होती है जिसको नाम दिया जाता है किसका, मैग्निफिकेशन का। एक क्वांटिटी होती है जिसको हम नाम देते हैं किसका, मैग्निफिकेशन का। अच्छा अगर आप बात करेंगे मैग्निफिकेशन की, तो जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको आप Q ओवर P भी लिखा करते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल में मैं वो साइन कन्वेंशन इस्तेमाल नहीं करता, वो साइन कन्वेंशन जो किताब के अंदर मौजूद है। आप बुक रीड जरूर कीजिएगा, बुक के अंदर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में वो माइनस साइन लगा देते हैं, माइनस Q ओवर P। और फिर वो ये कहते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई तो वो वर्चुअल इमेज है, और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आई तो वो रियल इमेज है। ये कन्वेंशन मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा क्योंकि आपने कभी इस्तेमाल नहीं की, किताब के अंदर मौजूद है, समझ लें अगर बात समझ में आ जाए। मैं भी यूज नहीं करूंगा न्यूमेरिकल में। याद है जब रियल इमेज बनता था तो ऑब्जेक्ट ऐसा होता था, इमेज ऐसा होता था, इन्वर्टेड। यानी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है तो इमेज नीचे की तरफ है। यानी मैं ये अज्यूम करूंगा कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो ये माइनस साइन रियल इमेज में ये बता रही होती है कि ऑब्जेक्ट एक तरफ है, इमेज दूसरी तरफ है। ठीक है, तो बुक में ये कन्वेंशन मौजूद है, हमें जो है वो इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हम एक सीधा सा उसूल याद करेंगे, P तो हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहीं पर भी अब नहीं आने वाला। इमेज अगर रियल है तो Q पॉजिटिव है, इमेज अगर वर्चुअल है तो Q नेगेटिव है। मैं ये वाली साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करूंगा। अगर आपने Q को पॉजिटिव पुट किया तो M पॉजिटिव आएगा, आपके पास मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आएगी, वो रियल इमेज है। और अगर आपने Q को नेगेटिव पुट किया तो आपके पास जो मैग्निफिकेशन आएगी वो नेगेटिव आएगी, इमेज आपके पास जो है वो अच्छा जो दूसरी बात है, मैंने जो साइन कन्वेंशन के हवाले से बात बताई, इसको जो है वो वेरीफाई जरूर कीजिएगा बुक रीड करके, और कोशिश कीजिएगा कि आप लिंक कर पाएंगे बुक में क्या लिखा हुआ और मैं आपको क्या बता रहा हूँ। रिजल्ट दोनों से एक जैसा आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इस क्वेश्चन 10.1 को देखिए। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर टॉल, 4 सेंटीमीटर टॉल का मतलब मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। If the focal length of the lens is 25 centimeter, ये मुझे focal length of lens given है। Where will the image be formed and what will be the size of image? Where will the image be formed? इसका मतलब मुझे Q मालूम करना है। And what will be the size of image? इसका मतलब मुझे height of image मालूम करनी है। इस सवाल के अंदर एक वैल्यू मिसिंग है, और वो वैल्यू मिसिंग है बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। ठीक है, इस सवाल के अंदर एक वैल्यू मिसिंग है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। तो मैं एक काम करता हूँ,
मैं P को 30 मान लेता हूं। याद रखिएगा ये P को मैंने 30 मान लिया है इस एतबार से कि शायद किताब के आसपास का आंसर आ जाएगा। आप ये काम खुद से कभी नहीं करेंगे। किताब में जो सवाल जैसा गिवन है वैसा ही सॉल्व किया जाता है। सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे दूं, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो किताब में चैप्टर नंबर 9 में न्यूटन रिंग का एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 7, जिसमें उन्होंने डायमीटर ऑफ रिंग दिया हुआ है। अगर आप उसे डायमीटर मान के सॉल्व करेंगे बुक वाला आंसर नहीं आता, आप उसे रेडियस मान के सॉल्व करने बुक वाला आंसर आएगा। लेकिन सवाल जहां है जैसे की बुनियाद पे सॉल्व करते हैं, वो जो डायमीटर था मैं उसे डायमीटर मान के ही सॉल्व करूंगा। इस सवाल में P गिवन नहीं है, दिस इज इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया जा सकता। मैं फिलहाल क्योंकि प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं मैंने P को 30 मान लिया। अब सॉल्व कैसे करेंगे? 1 ओवर F 1 ओवर P 1 ओवर Q, 1 over F is 25, P is 30, Q is unknown, 1 over Q is 1 over 25 minus 1 over 30। अगर आप इसका जो है वो एलसीएम लेना चाहें तो अब पहला तरीका यह है कि कैलकुलेटर से 1 over 25 निकाल लें और 1 over 30 निकाल लें, सॉल्व कर लें। मुश्किल काम है, कैलकुलेटर के बगैर आप शायद ना कर पाए। दूसरा तरीका क्या है? अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता, the easiest way to solve this question is डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दीजिए और न्यूमरेटर में एक्सचेंज करके लिखिए। एक्सचेंज इन द सेंस कि 1 over 25 है ना, 25 पहले तो 30 लिख दीजिए और 30 है तो 25। ये क्या बन जाएगा? 5। अब देखिए 25 को और 30 को मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है। कैसे? 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आंसर आएगा। कैसे? 25 प्लस 25 50 होता है, दोबारा 25 ऐड कर दें 75, और क्योंकि 30 है तो ये क्या बन जाएगा? 750। या आपके पास बन जाएगा 5 over 750, दिस इज 1 over Q। अब अगर मैं यहां से वैल्यू निकाल लूं किसकी? Q की, तो ये Q की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी? 750 over 5। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 5 मैं कैंसिल करके भी दिखा देता हूं, शायद कुछ बच्चों को डिवीजन में मुश्किल हो। 5 1 5 होगा, 2 कैरी हो जाएगा तो 5 5 25 होगा, 0 मेरे पास Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 सेंटीमीटर के जो है वो आसपास आ जाएगी। ठीक, अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर तो मेरे पास Q का आंसर जो है वो 150 के करीब करीब जो है वो आ जाएगा। पहली बात, मैंने Q निकाल लिया। अगर Q मेरे पास पॉजिटिव आया है तो Q के पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो इमेज है वो कैसा बनेगा? रियल बनेगा। अब आप लिखेंगे M इक्वल Q ओवर P। जब आप M को Q ओवर P लिखेंगे तो Q का मतलब 150, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने कितना माना हुआ है? 30, तो मेरे पास मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी? 5। फिर आप कहेंगे मैग्निफिकेशन होती है साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन 5 है। साइज ऑफ इमेज मुझे निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे कितनी गिवन है? 4, तो हाइट ऑफ इमेज मेरे पास कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। ठीक, किताब वाला आंसर ये नहीं है, क्योंकि किताब वाला आंसर अगर आपको चाहिए तो गालिबन आपको 30 को 33.3 जो है वो पुट करना पड़ेगा। मैं सिर्फ कैलकुलेशन सिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक रैंडमली 30 वैल्यू जो है वो रख दी है। ये तरीका है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कि आप क्या करेंगे, आप सिर्फ वैल्यूज पुट करें। अच्छा, अब मेरा मानना ये है कि ये जो थिन लेंस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल आते हैं ना, इनको आंखें बंद करके सॉल्व ना करें। आप पहले अपने सवाल में मौजूद ऑप्शंस को देखिए। सिर्फ इस बात को समझाने के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को पढ़ें। A convex lens has focal length of 10 सेंटीमीटर, तो F is 10। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की मल्टीपल वैल्यूज गिवन है। मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने 20 सेलेक्ट कर ली, तो P कितना हो जाएगा? 20। आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन द इमेज डिस्टेंस, यानी मुझे क्या मालूम करना है? Q। आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 ओवर F 1 ओवर P 1 ओवर Q। फोकल लेंथ कितनी है? 10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 20। Q मुझे मालूम करना है।
तो 1/q का मतलब क्या होगा? 1/10 माइनस 1/20। अगर आपको पहला तरीका समझ में आ गया एलसीएम का, तो आप दूसरा सीख लीजिए। प्रॉपर एलसीएम लीजिए। प्रॉपर एलसीएम कैसे लेते हैं? यहां लिखेंगे 10, यहां लिखेंगे 20, 2 से डिवाइड करें, 5, 10 और फिर 5 आ जाएगा। तो 2 into 2 is 4, 4 into 5 is 20। आसान तरीका ये होता है एलसीएम का, वो नंबर जो दोनों से डिवाइड हो सके। अब 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो मेरे पास 1/q is 1/20 बनेगा, यानी q equal 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर ये सवाल पेपर में आया तो मेरा अपना मानना यह है कि आपको तो कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं थी। क्यों? फोकल लेंथ कितनी है? 10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 20। क्या मैं ये नहीं कह सकता ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली प्लेस एट 2f? When object is placed at 2f, image will also be forming at 2f. तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है तो इमेज डिस्टेंस 20 मैं बगैर किसी मेहनत के डायरेक्टली निकाल सकता था। ये गालिबन इस तरह की बात मैं लास्ट टाइम भी जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि थिन लेंस फॉर्मूला में जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो कभी कभार आप बगैर कैलकुलेशन के भी आंसर जो है वो निकाल पाएंगे। आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखा 10, 20, आपने कहा ये फोकल लेंथ का डबल है, 20 आ गया। मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूं इसी का, ताकि जो बात समझाना चाह रहा हूं वो वाजे हो सके। इस दफा मैं डिस्टेंस ले लेता हूं, लेट से 5 सेंटीमीटर। मैं कलर ऐसे रख रहा हूं कि आप जो है वो रिलेट कर पाए कि मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है वो किस वर्किंग के लिए किया है। 1/f, 1/p, 1/q। फोकल लेंथ इज 10, object distance is 5, q 1/q will be 1/10 minus 1/5, LCM 10 आएगा, 1 माइनस ये बनना चाहिए कितना? 2, क्योंकि 10 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे 2 आता है। तो 1/q is minus 1/10, यानी q का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। अब ऑप्शंस में गिवन होता 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। अगर मुझे क्वेश्चन में ऑप्शंस ऐसे गिवन होते मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करता। क्यों? फोकल लेंथ है 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 5, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकल लेंथ। अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर है तो इमेज वर्चुअल बनेगा। अब मैं अपने ऑप्शंस देखता हूं, ऑप्शंस में एक ही आंसर नेगेटिव में है, मुझे कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि इमेज का वर्चुअल बनना तय हो चुका है। तो क्यू को नेगेटिव आना चाहिए। प्रॉब्लम कहां पर होती? अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन नेगेटिव गिवन होते हैं, फिर मुझे कैलकुलेशन करके आंसर निकालना पड़ता। तभी मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर थिन लेंस फॉर्मूला का न्यूमेरिकल आता है तो अपने ऑब्जेक्ट्स, अपने ऑप्शंस को सामने रखते हुए सॉल्व कीजिए। अगर मुझे एक ही ऑप्शन नेगेटिव गिवन है तो वही मेरा आंसर होगा डेफिनेटली। हाँ, अगर मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन नेगेटिव होते तो फिर मुझ पर लाजिम था कि मैं प्रॉपर्ली सॉल्व करके जो है वो आंसर निकालता। ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दूं, थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो ऊपर नीचे हो गया। मेरा ख्याल है कि इतने बड़े बच्चों को मसला होना नहीं चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूं तो क्या कह रहे हैं? Two converging lenses of focal length 40 centimeter and 50 centimeter. So this is f1, this is f2, are placed in contact. What is the focal length of this lens combination? What is the power of the combination and diopter? Combination lenses का numerical है 1/f क्या बन जाएगा? 1/40 plus 1/50। एलसीएम लेना आता है, बहुत अच्छी बात है, 200 आएगा। एलसीएम लेना नहीं आता, कोई मसला नहीं है, 40 और 50 लिखें, न्यूमरेटर में एक्सचेंज करके लिख दें। तो ये क्या बन जाएगा? 90। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और फिर दोनों के जीरोस एज इट इज आ जाएंगे 1/f। तो f का आंसर क्या आने वाला है? 2000/90। 90 से 90 कैंसिल। अब देखिए मैं अप्रोक्सीमेशन कैसे करता हूं। अगर ये लिखा होता 200/10
तो आंसर 20 आ जाता। 200/9 है तो आंसर 20 से ज्यादा आना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा नहीं आएगा। मैं अपने ऑप्शंस देखूंगा। फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए इज 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज 50 सेंटीमीटर। तो अब ये 200/9 का आंसर 20 से थोड़ा ज्यादा आना है। थोड़ा ज्यादा में मैं किसको मार्क कर दूंगा? 22 सेंटीमीटर को। वो बच्चे जो इस बात में दिलचस्पी रखते हैं, नहीं सर डिवाइड करके दिखाएं, तो आप क्या करते? 200 यहाँ रखते, 9 यहाँ रखते, 9 2 इज 18, 20 में से 18 निकालते, 2 बचता, 0 आ जाता, दोबारा 18 आता, डेसिमल लगाते, 0 लेते, इनफैक्ट डेसिमल ऊपर लगता, तो दोबारा आपके पास ये 2 बनता है, यानी 22.2 सेंटीमीटर। आप आंसर निकाल लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली 22 को मार्क कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, ऐसे न्यूमेरिकल जिनमें एक से ज्यादा अननोन होते हैं, जैसे यहां पर इन्होंने आपसे जो है वो फोकल लेंथ के बाद पावर भी पूछी है, ऐसे न्यूमेरिकल में हमें दूसरे ऑप्शंस को सॉल्व करने की नीड सिर्फ उस वक्त होगी जब पहला ऑप्शन रिपीटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑप्शन ऐसे होता है, अच्छा मैं सिर्फ अपनी याददाश्त की बुनियाद पे चल रहा हूं, तो अगर मुझे बाद में ऑप्शन चेंज करने पड़े तो मैं बिल्कुल चेंज कर दूंगा। याद है ना, पावर का यूनिट जो है वो डायप्टर होता है। जहां पर मैंने पावर लिखी थी, मैं वहीं पर अगर ये लिख भी दूं ताकि आप परेशान ना हो, पावर का यूनिट या तो होगा सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। इस मीटर इनवर्स को हम नाम देते हैं किसका? डायप्टर का। अगर वो आपसे कहे ना कैलकुलेट पावर इन डायप्टर, तो इसका मतलब फोकल लेंथ को जो है वो मीटर में होना जरूरी है। और यहाँ पर आपके पास गिवन है लेट्स से 7 डायप्टर। अब क्योंकि मैं फोकल लेंथ निकाल चुका हूं 22, और 22 का कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, लिहाजा मुझे डायप्टर निकालने की नीड ही नहीं है। जब मेरा पहला ऑप्शन मार्क हो गया तो दूसरा खुद ब खुद मार्क हो गया। हाँ, प्रॉब्लम कब होती? जब दो ऑप्शंस में आपको 22 सेंटीमीटर नजर आता है, तब आपके लिए पावर कैलकुलेट करना जरूरी था। कैसे निकालते हैं? मेरे पास फोकल लेंथ है 22 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे पावर डायप्टर्स में चाहिए, तो मुझे फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.22 मीटर 100 से डिवाइड कर दिया, पावर होगी 1/f, यानी 1/0.22। अब समझिए, अगर ये 1/0.2 होता तो पॉइंट रिमूव करते 0 आता, आंसर 5 आ जाता। ये 0.22 है, यानी आंसर 5 से थोड़ा सा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो 4.5 इज अ डिसेंट चॉइस। अब आप जो है वो अप्रोक्सीमेशन से तय कर सकते हैं कि सर अगर ये 0.2 होता तो 5 आंसर आता, 0.22 है तो 5 से क्या हो जाना चाहिए? कम, तो 4.5 डायप्टर इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर जो है वो बन जाएगा, 4.5 डायप्टर। अच्छा, फर्ज करें अगर मैं फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रखता, फॉर एग्जांपल मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जिसमें फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मैंने पावर निकाली 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मैं इस पावर को डायप्टर बनाना चाहता हूं, तो सिर्फ इतना बता दें 100 से डिवाइड करूं या 100 से मल्टीप्लाई करूं? बस आपकी आपकी जो है ना वो जहमतें तमाम होने वाली हैं। बस ये इख्तितामी कुछ मिनट्स हैं क्लास के, टाइम तो वैसे भी खत्म हो चुका है फिर भी। जी, अगर मेरे पास पावर है 0.1 सेंटीमीटर इनवर्स, अगर ये मुझे ये पावर डायप्टर्स में चाहिए, तो मैं 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करूं या 100 से डिवाइड करूं? अगर कोई एक बच्चा जल्दी से बता दे। जी मुंता। 100 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही। याद रखिएगा, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 10 डायप्टर। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 10 डायप्टर आ जाएगा। ठीक। अगर किसी के जहन में जो है वो आज की क्लास से मुताल्लिक जो कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
जी अरीबा। सर ये सेंटीमीटर मीटर वाला रिपीट कर दे। देखिए मैं ही कह रहा हूं कि अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन अगर आप सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स यानी डायोप्टर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 100 से डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात वाज़ेह हो रही है कुछ? ठीक है। जी निम्रा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन नंबर 10.1 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 कैसे लिया? अच्छा मैंने इसकी बड़ी कहानी सुना दी थी कि मैंने खुद लिया है ये आप अज्यूम नहीं कर सकते। किताब के अंदर मिस प्रिंटिंग है और वो मिस प्रिंटिंग ये कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन नहीं है। हमें देंगे मेरे क्वेश्चन। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता ना वो आपसे बोले कि वेयर शुड एन इमेज बी फॉर्मिंग इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। खत्म। जब तक मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन नहीं होगा मैं इमेज डिस्टेंस निकाल नहीं सकता। किताब के अंदर मिस प्रिंटिंग है, पी मौजूद नहीं है, तो मैंने अज्यूम किया है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहाँ लिख देता हूं लेट्स टेक पी इक्वल 30 सेंटीमीटर, क्योंकि किताब के अंदर ये वैल्यू मौजूद नहीं है। अगर एमसीक्यूज ये पेपर में आ गया एज इट इज तो नॉट इनफ इंफॉर्मेशन वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है निम्रा? ओके सर, थैंक यू। अच्छा अगर कोई और बच्चा जो है वो कोई और सवाल पूछना चाहे तो अब आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट जो है वो दे सकता हूं। जी यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आपने जो पावर निकाली है समझ नहीं आई, एक बार बता दे थर्ड क्वेश्चन की 10.3 की। अच्छा ये जो मैंने 4.5 आंसर निकाला है? यस सर। देखिए मैंने ये कहा कि अगर फोकल लेंथ 0.2 होती तो 1/0.2 का मतलब 5 आता। ठीक है, यहां तक समझ में आ यस रहा है सर। आपको? तो अगर ये 0.22 है तो आंसर को 5 से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर 0.22 है तो आंसर को 5 से कम होना चाहिए। मैं अपने ऑप्शन देखूंगा, जो भी 5 से कम होगा, 4 से ज्यादा होगा, मैं उसको मार्क कर दूंगा। तो 4.5 ऑब्वियसली इस न्यूमेरिकल में तो जिंदगी इसलिए आसान थी कि फोकल लेंथ 22 सेंटीमीटर से ऑप्शन बी में गिवन थी। मुझे पावर के लिए सॉल्व करने की नीड भी नहीं थी, लेकिन अगर सॉल्व करना होता तो मैं 5 निकालने के बाद अपने ऑप्शंस देखता। मुझे ऑप्शन नजर आते 4.5, 5.5, 5 और 6। तो मेरा आंसर 4.5 से थोड़ा सा क्या होना चाहिए कम, तो मैं 4.5 को ही मार्क कर देता। ठीक है जी जो सब बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, समझ आ गई, थैंक यू। ठीक, तो फिर Yes. यहीं से इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में से। आज जो एक काम होने से रह गया वो रह ये गया कि मैंने टेस्ट रिव्यू नहीं किया। ठीक है, और मंडे को आपका जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में जो कुछ हमने अगली क्लास यानी लास्ट क्लास में और आज तक पढ़ लिया वो सब जो है वो टेस्ट में आएगा। मैं सिर्फ एक काम आपके लिए कर दूंगा कि मैं उस टेस्ट की कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो गूगल क्लासरूम पे आपसे जो है वो शेयर कर लूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपसे शेयर कर लूंगा। ना सर मैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि मंडे को आपका जो है वो अगला टेस्ट हो जाएगा। मेरी कोशिश जो होती है कि टेस्ट पहले ही जो है वो रिव्यू हो चुका हो, और क्योंकि अभी आपकी अगली क्लास होगी तो मैं रिव्यू कर नहीं पाऊंगा। ठीक, अगर किसी के जहन में उस टेस्ट से मुतालिक कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास।